हेलो दोस्तों, मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास लेकर आ रहे हैं आपकी हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री क्लास को हमारा काफ़ी टाइम हो गया था, 4 से 5 दिन हो चुके थे। उसके बीच में हमने 3 क्लास कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ी थी, एक क्लास हमने आपकी करंट अफेयर्स की पढ़ी है जो श्री प्रणब मुखर्जी के ऊपर ली थी, और आज हम क्लास लेकर आ रहे हैं आपकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री में प्राचीन भारत चल रहा था हमारा, और उसमें हमने शुरू कर दिया था आपकी वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता जो चलती थी हमारी 1600 BC से लेकर 1000 BC तक। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि उनकी कहाँ से आए, मध्य एशिया से आते हैं, और कहाँ पर सब सैंधव पढ़ा था हमने, 7 नदियों के नाम पढ़े थे हमने, और हमने 10 राज्य युद्ध पढ़ा था जो सुदस और 10 राजाओं के बीच में हुआ था, जिसमें सुदस कबीले की जीत हो जाती है, जिसमें वशिष्ठ एक तरफ होते हैं वशिष्ठ और एक साइड होते हैं विश्वामित्र जी। ठीक है, चलिए तो उसी चीज़ें को आज हम ऋग्वेदिक काल को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कैसी कैसी वहाँ पर किस भगवान की पूजा की जाती थी, मूर्ति पूजा वहाँ पर होती थी या नहीं होती थी, वहाँ पर किस किस चीज़ को कितना मानते थे और कैसा वहाँ की प्रशासन इकाइयाँ थी। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज हम बात करते हैं कि वहाँ की प्रशासन इकाइयाँ कैसी थी। ऋग्वेदिक काल में जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी वो थी आपकी कुल। क्या थी? कुल से मतलब था फैमिली। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मतलब होता है कि जहां से प्रशासन की शुरुआत होती है, प्रशासन की नींव रखी जाती है, सबसे छोटी जो चीज़ थी वहां पे कुल थी, फैमिली थी। एक ग्राउंड स्तर से लेकर एक सबसे पहले एक परिवार होगा, एक फैमिली होगी, कुल होगी, उसके बाद एक ग्राम होगा, उसके बाद विश होगा, उसके बाद आपका राजन होगा। चलिए देखते हैं कैसे। नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, आपका होगा कुल, ठीक है, फिर होगा आपका ग्राम, ठीक है, फिर होगा आपका विश, और फिर होगा आपका राजन। देखिए जो वहाँ का प्रशासन था, जो प्रशासन इकाई थी वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता के अंदर, जिसमें हम ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे हैं, ना कि उत्तर वैदिक काल की। अभी हम ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे हैं। उसमें सबसे छोटा जो प्रशासनिक इकाई थी वो थी आपकी कुल। उससे ऊपर होता था आपका ग्राम। सपोज कर लीजिए एक गाँव है, गाँव के अंदर बहुत सारे परिवार रहते हैं, उन परिवार के अंदर परिवार से मिलकर एक गांव बना हुआ है, और उस गांव का जो प्रधान है वो ग्राम प्रधान है, और जो उसमें रहते हैं फैमिली रहती है वो हो जाती है आपकी कुल। ग्राम हो जाता है, उसका ग्राम एक प्रधान हो जाता है। फिर बात करते हैं विश्व का एक नेता हो जाता है, एक लीडर हो जाता है। उसके बाद वो होता है राजन, और राजन को वहां पर कहते थे राजा। क्या कहते थे? राजा। देखिए प्रशासन हमारा कुल से लेकर ग्राम, ग्राम से लेकर विश्व, और विश्व से लेकर राजन तक चलता था। चलिए नोट कर लीजिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऋग्वेदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी कुल। सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? राजन। राजन को क्या कहते हैं? राजा। चलिए नोट कर लीजिए। राजा को एक नाम और दिया गया है, वो नाम था आपका गोपति। क्या नाम था? गोपति। ये देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राजा को ऋग्वेदिक काल में क्या कहा गया है? राजा को ऋग्वेदिक काल में गोपति कहा गया है। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर चल रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं बिल्कुल ये बेस है आपका, और ये बेस आपका एक छोटे एग्जाम से लेकर एक बड़े एग्जाम की ओर जाता है। चीज़ें सिर्फ आपको मैं वे कराऊंगा जो एग्जाम से रिलेट करती हैं और एग्जाम में आती हैं। मैं आपको वे चीज़ें नहीं कराऊंगा जिनसे आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपकी नोटबुक भर जाती है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपको याद करना होता है, और वो एग्जाम में आपका नहीं आता। मैं सिर्फ ऐसी ही चीज़ें आपको कराऊंगा जो आपको याद भी नहीं करनी पड़ेगी। इस क्लास को सुनोगे तो यहाँ से ही आपको माइंड में सेट हो जाएंगी वे बातें, आप जीवन भर नहीं भूलोगे, और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। चलिए फोकस रखिए यहाँ पर आप। चलिए एक होता है युद्ध,
युद्ध से आप भली भांति जानते हैं कि युद्ध होता क्या है। युद्ध देखा होगा आपने महाभारत का, युद्ध देखा होगा आपने रामायण का, युद्ध देखा होगा आपने इंडिया और पाकिस्तान का, युद्ध देखा होगा आपने इंडिया और चाइना का, युद्ध देखा होगा आपने, बहुत देश रहे हैं, वर्ल्ड वार देखा होगा, वो भी युद्ध ही था। इस युद्ध को आज हम प्रेजेंट डे में, आज हम युद्ध को युद्ध ही कहते हैं, युद्ध को युद्ध ही कहते हैं, लेकिन उस समय इसे क्या कहा जाता था? ऋग्वेदिक काल में इसे कहा जाता था गविष्ट। क्या कहा जाता था? गविष्ट। युद्ध का एक नाम था, उसे कहा जाता था गविष्ट। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ऋग्वेदिक काल में युद्ध को क्या कहा जाता था? युद्ध को गविष्ट कहा जाता था। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा गविष्ट से आप क्या समझते हैं? गविष्ट से आप क्या समझते हैं? गविष्ट से हम समझते हैं युद्ध। क्या समझते हैं? युद्ध। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, एक होता है आपका धनी व्यक्ति। धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति को क्या कहते हैं? रिच पीपल, रिच पर्सन। क्या कहते हैं? रिच पर्सन। एक धनी व्यक्ति होता है, जैसे आप देख सकते हैं आज भारत के अंदर टॉप मोस्ट पर कौन है? अनिल अंबानी जी। रिलायंस ग्रुप के जो, रिलायंस समूह के जो हैं वो कौन है? आपके अनिल अंबानी जी। कौन है वे? एक रिच पर्सन है, एक वे धनी व्यक्ति हैं। उस धनी व्यक्ति को आज क्या कहते हैं? उस धनी व्यक्ति को धनी ही व्यक्ति कहते हैं, रिच पीपल कहते हैं, कि वो सबसे ज्यादा पैसे वाला है। लेकिन उस समय पर उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था गोमत। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, गोमत से आप क्या समझते हैं? गोमत से समझते हैं आप धनी व्यक्ति। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ऋग्वेदिक काल में धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? ऋग्वेदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। चलिए नोट कर लीजिए। सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट चल रही हैं और ये बेसिक छोटी चीजें हैं जिन्हें बच्चे छोड़ देते हैं कि ये एग्जाम में नहीं लगेगी, और एग्जाम में आपको यही चीजें देखने के लिए मिलेगी। जितने भी आप बड़े एग्जामों में जाते हो वहां पर आपको बेस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वे देखते हैं कि आपका बेस कितना मजबूत है, क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत होगा तो इंटरव्यू आप ही फेस कर सकते हो। वो बंदा इंटरव्यू फेस नहीं करेगा जो चीज़ों को रट कर गया है, उसने ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन जिस बंदे ने गहराई से, डीपनेस से क्वेश्चंस पढ़े हैं, अपना लेसन पढ़ा है एक अच्छे तरीके से, वही बंदा उसको फेस कर सकता है और वही आगे जाकर रणनीति भी तैयार कर सकता है, अच्छे अधिकारी बन सकता है और अच्छी पॉलिसीज एंड रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, एक समय होता है आपका शाम का। कौन सा समय होता है? शाम का। शाम के समय को हम क्या कहते हैं? शाम के समय को हम क्या कहते हैं? शाम का समय। शाम के समय को हम कहते हैं कि भाई शाम हो गई, शाम होने वाली है, या कह देते हैं एक देसी भाषा में, एक गांव भाषा में, कि दिन छिपने जा रहा है। क्या जा रहा है? दिन छिपने जा रहा है। लेकिन ऋग्वेदिक काल में उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था गोधूली। गोधूली, गोधूली होने जा रही है, गोधूली का समय हो रहा है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा गोधूली से आप क्या समझते हैं? गोधूली से हम शाम का समय समझते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ऋग्वेदिक काल में शाम के समय को क्या कहा जाता था? गोधूली कहा जाता था। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं आपकी ये। इनसे बाहर आपको कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। चलिए, जो आपकी ऋग्वेदिक काल था उसमें क्या था? 4 प्रशासनिक इकाइयां थी। कितनी थी? 4 प्रशासनिक इकाइयां। चलिए, उनमें आपकी पहली थी सभा, दूसरी थी आपकी समिति, थर्ड थी आपकी विदत, चलिए सभा, समिति, विदत और गण, फोर्थ थी आपकी गण। देखिए, सभा से आप क्या समझ सकते हैं? सभा में क्या था? सभा में उच्च पद के अधिकारियां होते थे या उच्च पद के पर्सन्स होते हैं। आज के टाइम में बोल सकते हैं जैसे कि हम आपकी लोकसभा है,
विधानसभा है या आपकी राज्यसभा है जिसे उच्च सदन कहा जाता है। सपोज कर लीजिए आप मंत्री परिषद के सदस्य हैं और मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष होंगे, जो उसके बड़े पदहीन होंगे, वे आपके आएंगे किसमें, सभा में। किसमें आएंगे, सभा में। और समिति होती है आपकी जिसके अंदर कॉमन जनरल पीपल होते हैं, जनरल इंसान होते हैं, एक नीचे सभा से ऊंचे तबके से नीचे तबके वाले लोग होते हैं जो सदस्य होते हैं किसके, समिति के। आप बिल्कुल देसी भाषा में समझ लीजिए, सभा में होते हैं आपके उच्च पर्सन और समिति में होते हैं आपके निम्न पर्सन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, जो आपकी सभा थी, सभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, सभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, सभा के अध्यक्ष को कहा जाता था ईशान। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ऋग्वैदिक काल में सभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ईशान। क्वेश्चन पूछा जाएगा ईशान से आप क्या समझते हैं, सभा का अध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और समिति का काम था आपका राजा का चुनाव करना। क्या काम था, राजा का चुनाव करना। चलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि राजा का चुनाव कौन करता था, समिति। कौन करता था, समिति। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, ऋग्वेद काल में जाति व्यवस्था होती है। आप जाति व्यवस्था से समझ सकते हैं कि निम्न प्रकार की जातियां होती हैं, जिसमें आप देखते हो ब्राह्मण होते हैं, आप देख सकते हो उसमें आपके राजपूत होते हैं, आपके जाट होते हैं, आपके गुज्जर होते हैं, और आपके SC ST में आ जाती हैं आपकी और जितनी भी ये जाति होती हैं। तो इस तरीके से क्या था, ऋग्वैदिक काल में भी इसका उल्लेख किया गया है, और उसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ऋग्वेद के किस मंडल में, किस मंडल में जाति व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जाति व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर होगा आपका 10वें मंडल में, 10वें मंडल में। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ऋग्वैदिक काल के या ऋग्वेद के किस मंडल में जाति व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल में जाति व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, जितनी भी आपकी चीजें चल रही हैं बहुत महत्वपूर्ण चल रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं आपकी, और ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपका बेस मजबूत हो जाएगा, आपकी जड़ मजबूत हो जाएगी, तो आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अच्छे से क्लियर करेंगे तो अच्छी जॉब पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊं और आपसे बस आपको उसमें मजा आएगा, सच्ची जो रियल चीजें हैं, जो एक रियल चीज है कि अगर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं और आपसे पूछता हूं कि बच्चों इसका क्या आंसर होगा, तो आप कहेंगे सर ए होगा, बी होगा, सी या डी, एक ऑप्शन होगा। मैं आपको बाद में उत्तर बता दूंगा, आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। लेकिन कुछ समय बाद आपके माइंड से वो रिमूव हो जाएगी चीज़। मैं 40-50 क्वेश्चन करा देता हूँ, क्या आप याद कर पाओगे सभी को? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने ऑप्शन से आंसर दिया है और आप थोड़े समय बाद उसे भूल जाओगे। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको डेस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगा ना, गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन में भी आप उस चीज़ को नहीं भूल पाओगे। और ये सबसे अच्छा तरीका होता है, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि अगर ये अच्छा तरीका ना होता तो आपके स्कूल कॉलेजों में डेस्क्रिप्टिव पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पर टिक मार्क पर पढ़ाइयाँ हुआ करती, और आप टिक मार्क पर ही सारी पढ़ाइयाँ हुआ करती अगर वो अच्छी हुआ करती। ठीक है ना? तो डेस्क्रिप्टिव चीज़ें डेस्क्रिप्टिव होती हैं, समझने की कोशिश कीजिए आप। चलिए अब देखते हैं कि जो राजा होते थे उस समय पर, जो ऋग्वैदिक काल के राजा थे, उनका कार्य क्या था।
उनका कार्य था युद्ध होता था, गविष्ठ होता था, तो उसके अंदर अपनी प्रजा का प्रतिनिधित्व करना। देख लीजिए, एक बिल्कुल सरल एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आपने देखा था कि महाभारत हुई है, रामायण हुई है, या आप उसमें क्या था, उसमें जो आपके युद्ध हुआ करते थे, उसमें आपके जो सेना हुआ करती थी वो किसके पीछे चलती थी? वो राजा के पीछे चला करती थी। महाभारत में युधिष्ठिर थे, रामायण में राम जी थे, उनके पीछे सेना चला करती थी, उनका प्रतिनिधित्व करते थे राजा। अब एक तरीके से देख लीजिए, भारत या किसी चीन का युद्ध हुआ था, भारत या पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसमें जो हमारी सेना है, सेना का सबसे सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है, सेना का कौन माना जाता है? चलिए बताइए। राष्ट्रपति सेना का सबसे उच्चतम अधिकारी माना जाता है। अगर राष्ट्रपति ही चाहेगा तो वित्तीय आपातकालीन लगाएगा, राष्ट्रपति चाहेगा तो कोई सा भी आपातकाल लगाएगा, राष्ट्रपति चाहेगा तो युद्ध की घोषणा करेगा, राष्ट्रपति चाहेगा तो युद्ध को विराम करेगा, राष्ट्रपति चाहेगा तो सलाह करेगा, राष्ट्रपति चाहेगा तो शांति करेगा, और राष्ट्रपति चाहेगा तो युद्ध को छेड़ देगा। इसी तरीके से राष्ट्रपति भी एक अहम भूमिका निभाता है राजा की तरह, और उसकी प्रजा का काम करती है सेना। ठीक है, बिल्कुल सरलता से समझ लीजिए कि राजा होता है राष्ट्रपति और उसकी सेना होती है उसकी प्रजा। इसी तरीके से ऋग्वैदिक काल में भी राजा भूमिका निभाते थे, प्रतिनिधित्व करते थे अपनी सेना का। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो ऋग्वेद काल था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भगवान आपके कौन थे? ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण भगवान, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट गॉड या भगवान, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण थे आपके इंद्र। कौन थे? इंद्र। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, इंद्र का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है 250 मंत्रों में। कितने मंत्रों में? 250 मंत्रों में इंद्र का उल्लेख किया गया है। और इंद्र को एक नाम से और जाना जाता है, इंद्र को एक नाम से और जाना जाता है। उसका नाम बताइए, चलिए जल्दी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला, किले को तोड़ने वाला। चलिए चलिए, पुरंदर को कहा जाता है किले को तोड़ने वाला, किले को तोड़ने वाला। चलिए, फोकस आपको सिर्फ यहीं पे रखना है, क्योंकि अगर आपका फोकस यहां होगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन आएगा आपसे कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र भगवान का उल्लेख कितने मंत्रों में किया गया है या लिया गया है? तो 250 मंत्रों में इंद्रदेव का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट भगवान कौन थे? इंद्र। भगवान इंद्र थे, भगवान इंद्र थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ऋग्वैदिक काल में किले को तोड़ने वाला किसे कहा गया है? किले को तोड़ने वाला किसे कहा गया? इंद्र भगवान को कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इंद्र भगवान को किसी अन्य नाम से जाना जाता है, वह नाम क्या है? वह नाम है पुरंदर। क्या नाम है? पुरंदर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं आपकी, ठीक है ना? और आपको बिल्कुल सरलता की तरह, बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल किसी भी टेंशन नहीं लेनी है कोई भी। टाइम हमारे पास काफ़ी है, 4 से 5 महीने काफ़ी है। और 4 से 5 महीने में मैं बिल्कुल गारंटी देता हूं, अगर आप डेली क्लास लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैं 4 महीने में कितने 120 दिन होते हैं, 120 दिन में 120 लेक्चर होते हैं, 120 घंटे भी अगर 1 घंटे का एक लेक्चर होता है, सपोज करिए 30 मिनट का आधे घंटे का होता है, तो 60 घंटे होते हैं। और 60 घंटे आप पढ़ के देख लीजिए, जितना मैं बता रहा हूँ गारंटी देता हूँ उससे बाहर नहीं आएगा। चलिए बात करते हैं जो आपके मेन इंपॉर्टेंट सेकंड भगवान थे आपके ऋग्वैदिक काल के, उनका क्या नाम था?
ऋग्वैदिक काल के दूसरे महत्वपूर्ण भगवान, दूसरे महत्वपूर्ण भगवान, चलिए फोकस बनाए रखें अपना, वो थे आपके अग्नि देवता। कौन थे? अग्नि देवता। अच्छा चलिए, अग्नि देवताओं का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है 200 मंत्रों में। कितने में? 200 मंत्रों में। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस देवता का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में 200 मंत्रों में किया गया है? अग्नि भगवान का या अग्नि देवता का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में 200 मंत्रों में किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वैदिक काल के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण भगवान का क्या नाम था? अग्नि देवता। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो आपके अग्नि देवता थे उन्हें किस कार्य के लिए जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, किस कार्य के लिए जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है मनुष्य व भगवान कह सकते हैं, मनुष्य व भगवान के बीच में मध्यस्थता कराना। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे किस भगवान को मनुष्य व भगवान के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए जाना जाता है? अग्नि देवता। क्वेश्चन पूछा जाएगा अग्नि देवता को किस काम से जाना जाता है? भगवान व मनुष्य के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आपके तीसरे भगवान पर आ जाते हैं, तीसरे देवता पर आ जाते हैं। उनका नाम था है वरुण। वरुण क्या है? आपके थर्ड, तीसरे बड़े देवता। चलिए वरुण को किस लिए जाना जाता है? वरुण देवता को जाना जाता है ऋतुओं के लिए। चलिए ऋतुओं से आप समझते हैं ऋतुओं से जैसे कि आपका ग्रीष्म काल चलती है, या आपकी जैसे इंग्लिश में देख लीजिए समर हो गई, आपकी विंटर हो गई, मतलब गर्मियां हो गई, सर्दियां हो गई आपकी, और बरसात हो गई। ठीक है ना? तो इन ऋतुओं के लिए जाने जाते थे कौन? वरुण भगवान। कहां पर? ऋग्वैदिक काल में तीसरे सबसे बड़े देवता के रूप में थे वरुण देवता। चलिए नोट कर लीजिए। और जो वर्षा के लिए जाने जाते थे कौन थे? आपके इंद्र, वर्षा। चलिए